कुछ देर में हम 7 लड़कियां नीचे मौजूद थीं। पुलिस ने हमारी फाइलें जांची और हमें अलग अलग गाड़ियों में बिठा दिया। मैंने रोहन को देखा। वह बाहर खड़ा था, मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। मेरी तरफ देखते ही उसने होठों से बस इतना कहा, तुम सुरक्षित हो। जब गाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंची, वहां पहले से 2 औरतें मौजूद थीं। हमें एक एक करके अंदर बुलाया गया। मेरे कमरे में एक टेबल, एक ऑफिसर और एक औरत बैठी थी। क्या तुम्हें यहाँ जबरदस्ती रखा गया था? ऑफिसर ने पूछा। जी, मुझे धोखे से यहाँ लाया गया था, मैंने जवाब दिया। क्या तुम्हें खरीदा गया था? मैंने सिर झुकाकर कहा। हाँ। मेरे बयान को नोट किया गया और कुछ तस्वीरें दिखाई गईं, जिनमें वही लोग थे जो कमरों में आते थे। मैंने उन्हें पहचान लिया और दस्तखत किए। फिर एक और लड़की आई, शायद नेपाली। उसने कहा, मेरी बहन भी साथ थी, मगर उसे पिछले हफ्ते कहीं ले गए, तब से कोई खबर नहीं है। हमें एक कांस्टेबल के हवाले किया गया, जहां कुछ दिनों के लिए हमें सुरक्षित रखा जाना था। जिस जगह हम पहुंचे, वहां एक बड़े हॉल में हम सबको एक साथ रखा गया। एक सामाजिक कार्यकर्ता आई और बोली, जो भी अपने देश वापस लौटना चाहता है, उसके लिए हम बंदोबस्त करेंगे। जो कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, वह भी मुमकिन है। रात को हम 3 लड़कियां बिस्तर पर खामोशी से लेटी रहीं। बाकी 4 को कहीं और भेज दिया गया था। शायद उनके केस ज्यादा गंभीर थे या पहचान नहीं थी। मैंने रोहन का कार्ड अभी भी संभाल कर रखा था। अगले दिन रोहन ने कांस्टेबल को कॉल किया। उसने कहा, मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ जिसे कल होटल से रेस्क्यू किया गया था। कांस्टेबल ने वक्त दिया और वह आई। उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। मेरे घर में जगह है। मेरी माँ चाहती हैं कि तुम कुछ दिन हमारे साथ रहो। मैंने इनकार नहीं किया। किसी के साथ जाना रिस्क था, लेकिन अब मुझे शक नहीं था। 3 दिन बाद मैं उसके साथ उसके घर गई। पहली बार किसी दरवाजे पर कदम रखा तो किसी ने कहा, बेटा, अंदर आओ। तुम हमारे लिए अमानत हो, बोझ नहीं। वो पहली शाम थी जिसमें अंधेरा नहीं था। घर में खामोशी थी, लेकिन शांत और सुकून भरी। दरवाजे पर छोटा सा मंदिर था। दीवार पर माता पिता की पुरानी तस्वीरें और आंगन में लगे फूल हवा के साथ झूल रहे थे। उसने धीरे से कहा, माँ, यह वही है। एक 50 से 55 साल की औरत किचन से बाहर आई, हाथ में आटे की महक और आंखों में वह रोशनी जो मन की होती है। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अंदर आ जाओ। बाहर धूप में क्यों खड़ी हो? मैंने कदम अंदर रखा। उनके हाथ में गर्मी थी, जो मेरे अंदर के डर को खींचकर बाहर निकाल रही थी। कमरा छोटा मगर साफ था। सिंगल बेड, लकड़ी की अलमारी और खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। रोहन ने कहा, तुम्हें यहाँ पूरी तरह सुकून और आराम मिलेगा। मेरे पापा की यादें इस घर में हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ अब सिर्फ अच्छाई हो। उनकी माँ मेरे हाथ पकड़े खामोशी से देख रही थीं। उनकी आंखों में सवाल नहीं, सिर्फ यह इच्छा कि मैं सुरक्षित महसूस करूं। रात को खाना आया। उन्होंने कहा, बेटा, अपने हाथ से खाओ, पेट भर के खाओ। हम तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं। मैंने निवाला मुंह में रखा, लेकिन आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन रोहन ने मेरे सामने फाइलें रखीं, मेरे दस्तावेज, जिन्हें पुलिस से लिया गया था। अब मैं कानूनी तौर पर आज़ाद थी। मैंने तय किया कि मैं इंडिया वापस जाऊंगी। वापसी की तैयारी के दिन रोहन और उसकी माँ ने मुझे हर कदम पर संभाला। मुझे अपने पापा से बात करने का मौका मिला। फ़ोन पर उनकी टूटी फूटी आवाज़ सुनकर मैं बस रो पड़ी। उन्होंने कहा, तू जिंदा है, भगवान का शुक्र है। इसी के साथ मैं गांव पहुंची। घर वहीं था, मिट्टी की दीवारें, लोहे का पुराना दरवाज़ा, बचपन के पेड़। पापा फर्श पर बैठे, हाथ मेरे पैर पकड़कर बोले, बेटी, मैं रोज़ प्रार्थना करता था कि तेरी खबर आए या तू ही आए। मैंने सिर झुका दिया। रोहन खामोश खड़ा था, जैसे यह लम्हा सिर्फ हमारा हो। इसके बाद मैंने खुद को न्याय की लड़ाई में लगाया। रोहन के साथ पुलिस और कोर्ट में गवाही दी। डॉक्टर और बाकी मुजरिम गिरफ्तार हुए। कई लड़कियां बचाई गईं। धीरे धीरे मेरा जीवन सुकून भरा हो गया। मैं अब महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के लिए काम कर रही हूँ। मेरा गुस्सा अब खत्म हो चुका था। एक नई पूनम अब खुली हवा में सांस ले रही थी, अपने परिवार, अपने घर और अपने जीवन के साथ। शादी के बाद रोहन और मैं इंडिया में ही रहने लगे। उनका साथ और प्यार ही मुझे फिर से जीने की ताकत दिया। अब मैं सिर्फ अपनी नहीं, उन सभी लड़कियों की आवाज़ हूँ जो कभी चुप रह गई थीं।
बिल्कुल। मैं आपकी कहानी को पूरे विस्तार, भाव और सस्पेंस के साथ, बिना ज़्यादा छोटा किए, सटीक हिंदी में फिर से लिख रहा हूँ। ये यूट्यूब स्क्रिप्ट या वॉइस ओवर के लिए भी पूरी तरह तैयार है। कुछ देर में हम 7 लड़कियां नीचे मौजूद थीं। पुलिस ने हमारी फाइलें जांचीं और हमें अलग-अलग गाड़ियों में बिठा दिया गया। मैंने रोहन को देखा। वह बाहर खड़ा था, मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। मेरी तरफ देखते ही उसने होठों से बस इतना कहा, तुम सुरक्षित हो। जब गाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंची, वहां पहले से 2 औरतें मौजूद थीं। हमें एक-एक करके अंदर बुलाया गया। मेरे कमरे में एक टेबल, एक ऑफिसर और एक औरत बैठी थी। क्या तुम्हें यहाँ जबरदस्ती रखा गया था? ऑफिसर ने पूछा। जी, मुझे धोखे से यहाँ लाया गया था, मैंने जवाब दिया। क्या तुम्हें खरीदा गया था? मैंने सिर झुकाकर कहा। हाँ। मेरे बयान को नोट किया गया और कुछ तस्वीरें दिखाई गईं, जिनमें वही लोग थे जो कमरों में आते थे। मैंने उन्हें पहचान लिया और दस्तखत किए। फिर एक और लड़की आई, शायद नेपाली। उसने कहा, मेरी बहन भी साथ थी, मगर उसे पिछले हफ्ते कहीं ले गए, तब से कोई खबर नहीं है। हमें एक कांस्टेबल के हवाले किया गया, जहां कुछ दिनों के लिए हमें सुरक्षित रखा जाना था। जिस जगह हम पहुंचे, वहां एक बड़े हॉल में हम सबको एक साथ रखा गया। एक सामाजिक कार्यकर्ता आई और बोली, जो भी अपने देश वापस लौटना चाहता है, उसके लिए हम बंदोबस्त करेंगे। जो कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, वह भी मुमकिन है। रात को हम 3 लड़कियां बिस्तर पर खामोशी से लेटी रहीं। बाकी 4 को कहीं और भेज दिया गया था। शायद उनके केस ज्यादा गंभीर थे या पहचान नहीं थी। मैंने रोहन का कार्ड अभी भी संभाल कर रखा था। अगले दिन रोहन ने कांस्टेबल को कॉल किया। उसने कहा, मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूं जिसे कल होटल से रेस्क्यू किया गया था। कांस्टेबल ने वक्त दिया और वह आई। उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। मेरे घर में जगह है। मेरी माँ चाहती है कि तुम कुछ दिन हमारे साथ रहो। मैंने इनकार नहीं किया। किसी के साथ जाना रिस्क था, लेकिन अब मुझे शक नहीं था। 3 दिन बाद मैं उसके साथ उसके घर गई। पहली बार किसी दरवाजे पर कदम रखा तो किसी ने कहा, बेटा, अंदर आओ, तुम हमारे लिए अमानत हो, बोझ नहीं। वो पहली शाम थी जिसमें अंधेरा नहीं था। घर में खामोशी थी, लेकिन शांत और सुकून भरी। दरवाजे पर छोटा सा मंदिर था, दीवार पर माता पिता की पुरानी तस्वीरें और आंगन में लगे फूल हवा के साथ झूल रहे थे। उसने धीरे से कहा, माँ, यह वही है। एक 50 से 55 साल की औरत किचन से बाहर आई, हाथ में आटे की महक और आंखों में वह रोशनी जो मन की होती है। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अंदर आ जाओ, बाहर धूप में क्यों खड़ी हो? मैंने कदम अंदर रखा। उनके हाथ में गर्मी थी, जो मेरे अंदर के डर को खींच कर बाहर निकाल रही थी। कमरा छोटा मगर साफ था। सिंगल बेड, लकड़ी की अलमारी और खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। रोहन ने कहा, तुम्हें यहाँ पूरी तरह सुकून और आराम मिलेगा। मेरे पापा की यादें इस घर में हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ अब सिर्फ अच्छाई हो। उनकी माँ मेरे हाथ पकड़े खामोशी से देख रही थीं। उनकी आंखों में सवाल नहीं, सिर्फ यह इच्छा कि मैं सुरक्षित महसूस करूं। रात को खाना आया। उन्होंने कहा, बेटा, अपने हाथ से खाओ, पेट भर के खाओ। हम तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं। मैंने निवाला मुंह में रखा, लेकिन आंखों से आंसू बह निकले। ये पहली बार था जब मुझे बिना किसी कीमत के मोहब्बत महसूस हुई। अगले दिन रोहन ने मेरे सामने फाइलें रखीं, मेरे दस्तावेज, जिन्हें पुलिस से लिया गया था। अब मैं कानूनी तौर पर आज़ाद थी। मैंने तय किया कि मैं इंडिया वापस जाऊंगी। वापसी की तैयारी के दिन रोहन और उसकी माँ ने मुझे हर कदम पर संभाला। मुझे अपने पापा से बात करने का मौका मिला। फ़ोन पर उनकी टूटी फूटी आवाज़ सुनकर मैं बस रो पड़ी। उन्होंने कहा, तू जिंदा है, भगवान का शुक्र है। इसी के साथ मैं गांव पहुंची। घर वहीं था, मिट्टी की दीवारें, लोहे का पुराना दरवाज़ा, बचपन के पेड़। पापा फर्श पर बैठे, हाथ मेरे पैर पकड़कर बोले, बेटी, मैं रोज़ प्रार्थना करता था कि तेरी खबर आए या तू ही आए। मैंने सिर झुका दिया। रोहन खामोश खड़ा था, जैसे यह लम्हा सिर्फ हमारा हो। इसके बाद मैंने खुद को न्याय की लड़ाई में लगाया। रोहन के साथ पुलिस और कोर्ट में गवाही दी। डॉक्टर और बाकी मुजरिम गिरफ्तार हुए। कई लड़कियां बचाई गईं। धीरे धीरे मेरा जीवन सुकून भरा हो गया। मैं अब महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के लिए काम कर रही हूँ। मेरा गुस्सा अब खत्म हो चुका था। एक नई पूनम अब खुली हवा में सांस ले रही थी। अपने परिवार, अपने घर
और अपने जीवन के साथ। शादी के बाद रोहन और मैं इंडिया में ही रहने लगे। उनका साथ और प्यार ही मुझे फिर से जीने की ताकत दिया। अब मैं सिर्फ अपनी नहीं, उन सभी लड़कियों की आवाज़ हूँ जो कभी चुप रह गई थीं।